हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट सितंबर 2015 यानी कि सितंबर 2015 में जो पेपर हुआ था उसमें फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे थे। क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, फटाक से 10 मिनट में हमारे आज ये क्वेश्चन हो जाएंगे। और एवरेज जो हैं 7 क्वेश्चन जो हैं फिजिक्स के आते ही हैं। ध्यान रखिएगा, 7 क्वेश्चन मायने रखते हैं। मायने तो हर एक क्वेश्चन रखता है, इसीलिए अगर आप इसको इग्नोर करके चलेंगे तो हो सकता है कि आपका नुकसान हो। मुझे पता है कि कई लोगों को लगता है कि नहीं, अगर साइंस में 30 नंबर में 20 नंबर भी आ गए तो चलता है, लेकिन आप सोचिएगा ज़रूर, अगर सिंपल कॉन्सेप्ट हो तो उसमें बुराई क्या है, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल, हाँ जी, एक एक नंबर मायने रखता है। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आप इन वीडियोस को ज़रूर देखिए और पेपर के पैटर्न को जानिए। इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। तो सीधी बात, प्रश्न नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, सवाल क्या है, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। पहला विनेगर, दूसरा लाइम जूस, तीसरा सॉल्ट वाटर और चौथा है डिस्टिल्ड वाटर। जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए जब बात लिक्विड की आती है तो हमें उनके एसिडिक और बेसिक नेचर को जानना होगा। जी हाँ, एसिडिक और बेसिक नेचर को कैसे जानते हैं, पीएच वैल्यू से। तो अगर आप पीएच स्केल के ऊपर बात करें तो सबसे पहले अगर आपके पास है विनेगर जो लिखा हुआ है, तो मैं पहले विनेगर की अगर बात करूं तो विनेगर का पीएच स्केल 2.5 होता है जो लेस देन 7 है। तो लेस देन 7 एसिडिक, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास लाइम जूस। लाइम जूस का पीएच स्केल जो है वो भी 2 से 3 के बीच में होता है, लेस देन 7 है, तो ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है। तो समझ जाइए, जो एसिड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तीसरा आपके पास है सॉल्ट वाटर। जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ साल्ट नहीं बल्कि साल्ट वाटर, दोनों चीज़ों को अलग करते हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि सर साल्ट तो न्यूट्रल होता है जिसका पीएच स्केल 7 होता है। बिल्कुल, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब आप उसको वाटर में ऐड कर देते हैं तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, साल्ट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ Na+Cl-। जी हाँ, सोडियम और क्लोरीन के आयन वाटर को मिल जाते हैं, वाटर में घुल मिल जाते हैं, और आयन का होना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए काफ़ी है। तो इसीलिए साल्ट वाटर भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ओके, क्योंकि सॉल्ट की अगर आप बात करें तो इसका पीएच स्केल 7 है। 7 मतलब न्यूट्रल, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। लेकिन मैंने आपको बताया कि साल्ट वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होगा। ओके, तो लास्ट ऑप्शन है आपके सामने डिस्टिल्ड वाटर। पहले भी आ चुका है वीडियो में, डिस्टिल्ड वाटर में कोई आयन नहीं होता, इसीलिए न्यूट्रल होता है। उसका जो पीएच स्केल है किसका, डिस्टिल्ड वाटर का। अगर आप डिस्टिल्ड वाटर की बात करते हैं तो डिस्टिल्ड वाटर का जो पीएच वैल्यू है वो 7 होता है, इसलिए वो न्यूट्रल होता है, वो कंडक्टर नहीं होता है। इज दैट क्लियर? ना ही एसिडिक, नो बेसिक। सो आई थिंक आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पीएच स्केल के साथ नोट कर लेना, बहुत काम की चीज है, बेसिक है लेकिन फिर भी ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं। मीडियम ए इज ऑप्टिकली डेंसर देन मीडियम बी। ऑप्टिकली डेंसर, ध्यान से सुनिए, एक होता है मास डेंसिटी। मास डेंसिटी बोले तो मास अपॉन में वॉल्यूम। एक होता है ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी मास डेंसिटी के बराबर होती है लेकिन 100% नहीं। जी हाँ, ऑप्टिकली डेंसर का मतलब है कि वो जो मीडियम है वो लाइट को कितना बैंड करेगा। बैंड इन द सेंस कह सकते हो कि जब लाइट उस मीडियम के अंदर जाएगी तो क्या उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, लाइट की किस प्रॉपर्टी पे, किस क्वांटिटी पे फर्क पड़ेगा। तो चलिए आपको बता देता हूँ, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का मतलब है, क्योंकि जो ऑप्टिकली डेंसर और जो ऑप्टिकली रेरर मीडियम की हम लोग बात करते हैं, इसके लिए एक टर्म है, ऑब्वियसली लाइट का चैप्टर है तो इसके लिए एक टर्म है, इसकी प्रेजेंटेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जी हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
इसका कंप्लीट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका लिंक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, किसी मीडियम के अंदर रिफ्रैक्ट करने की कितनी एबिलिटी है, उसको आप एक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के कंपैरिजन में ज़्यादा है तो वो डेंसर है ऑप्टिकली, और जहाँ से लाइट आ रही है या जिसमें जा भी रही है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुलना में कम है कंपैरेटिवली दूसरे के, तो वो रेयर है। तो यहाँ पर दो मीडियम का खेल है, अकेले का नहीं। ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। तो लाइट क्वेश्चन क्या है, वापिस आते हैं। मीडियम ए इज ऑप्टिकली डेंसर, मान लीजिए ऑप्टिकली डेंसर का नाम ए, ऑप्टिकली रेयर का नाम बी। तो सवाल क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन है स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन मीडियम ए। जी हाँ, मीडियम ए के अंदर लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी क्या? बिल्कुल नहीं, डेंसर है भैया, घना है, स्पीड कम हो जाएगी। रेयर मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी जो है, ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है रेयर मीडियम की, इसीलिए वो लाइट की स्पीड को ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा एज कंपेयर टू डेंसर के। तो स्पीड ऑफ लाइट कहाँ ज़्यादा है? बी में ज़्यादा है कंपेरेटिवली ए के। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी लाइट के बारे में स्पीड की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, वेवलेंथ की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी तो ये स्पीड की बात कर रहा है, कई बार फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? स्पीड चेंज होगी क्या, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी क्या, वेवलेंथ चेंज होगी क्या? तो आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ। और मीडियम टू मीडियम जाने से क्या चीज़ नहीं बदलती, कौन सी क्वांटिटी नहीं बदलती? दैट इज ओनली फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब अगर स्पीड कम हुआ तो वेवलेंथ कम हो रहा है, अगर स्पीड बढ़ रहा है तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब लाइट एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाएगी। तो अभी तो क्वेश्चन स्पीड के ऊपर था, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर आए, वो भी मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखना है आपको। ओके। और लाइट की मैक्सिमम स्पीड एयर और वैक्यूम में ही होती है, कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज सी, स्टैंडर्ड सिंबल सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके जी हाँ, आगे देखिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, वी आर नॉट क्रश्ड अंडर द वेट ऑफ एटमोस्फियर। अरे वाह, हम एटमोस्फियर के वेट की वजह से दब क्यों नहीं जाते, दबते क्यों नहीं हैं? बिकॉज पहला ऑप्शन, प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज मोर देन एटमोस्फेरिक प्रेशर। हमारी बॉडी में प्रेशर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एटमोस्फियर। दूसरा, प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज मोर देन एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड कैंसिल द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। अरे भैया, जब मोर देन हो गया हमारा, अगर चले तो, अभी मैंने आपको बताया नहीं है, अभी ऑप्शन ए है गलत है या सही है, हम तो ऑप्शन पढ़ रहे हैं अभी। हमारी बॉडी के अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, बाहर का हमारे पर प्रेशर कम है, तो वो कैंसिल कैसे हो जाएगा? कैंसिल तो तभी हो सकता है ना जब इक्वल हो दोनों तरफ से, बाहर से अंदर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ। हाँ या ना बोलो? यस, ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा सबको कि जब इक्वल होता है दोनों साइड से तभी कैंसिल होता है। तो बी ऑप्शन तो सही नहीं है। द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेशर, अगर होता तो हम दब जाते क्या? बोलो हाँ या ना, तब की तब देखते। क्यों? अरे एटमोस्फेरिक प्रेशर सिर्फ हमारे ऊपर ही थोड़ा लग रहा है, पूरे एरिया पे लग रहा है ना भैया, समझ रहे हो ना? ध्यान रखना, एटमोस्फियर कहाँ है? सिर्फ आपके जहाँ रह रहे हो उतना ही है क्या? अरे पूरी अर्थ पे एटमोस्फियर है भैया, ध्यान रखो। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है कि नहीं? प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एरिया इज वेरी हाई सो प्रेशर बिकम वेरी लेस। तो फील ही नहीं हो पाता हमें, तो फील कैसे होगा, है कि नहीं? और फोर्थ, द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड कैंसिल दैट प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। जी हाँ, मैं फर्स्ट ऑप्शन पे आता हूँ, द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज मोर देन एटमोस्फेरिक प्रेशर। नहीं, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, हमारे अंदर जो प्रेशर है वो बाहर के एटमोस्फेरिक प्रेशर के ही इक्वल है, क्योंकि बात किस चीज़ की हो रही है? प्रेशर टू प्रेशर कैंसिल आउट करने की। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, एक जीके का पार्ट है, जीके का पार्ट मतलब साइंटिफिक जीके का पार्ट है कि हमारी बॉडी का जो प्रेशर है, अंदरूनी प्रेशर बाहर के प्रेशर के इक्वल है, इसीलिए वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखना है। और आपको पता है ना, प्रेशर को मेजर करने का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने का ऑपरेटस कौन सा है? याद करिए, याद करिए, याद करिए, सबको याद है, बैरोमीटर। क्या है? बैरोमीटर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ब्लॉक ऑफ आयरन ड्रॉप्ड इन ए वेसल ऑफ वाटर ओके सिंक टू द बॉटम। एक आयरन का ब्लॉक था, उसको पानी में डाला वेसल में और वो डूब गया। सिंक मतलब डूबना, टू द बॉटम और नीचे चला गया। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों है? चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, 4 ऑप्शन के बाद में जाना। डूबना और तैरना किस चीज पर निर्भर करता है? आइए सीख लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कब तैरेगा कब डूबेगा। ध्यान से सुनिए, बात हो रही है लिक्विड के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ये लिक्विड है, अननोन लिक्विड जिसकी डेंसिटी रो है, और ये जो ऑब्जेक्ट हमने लिया है इसकी डेंसिटी सिग्मा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ 2 तरीके हैं यहाँ पे। सबसे पहले डेंसिटी के टर्म्स में अगर आप जाएंगे तो सिग्मा जो है वो ग्रेटर अगर रो से है, यानी कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा हुई तो यानी कि ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा वो क्या? सिंक हो जाएगा, बॉटम तक चला जाएगा। दूसरा, अगर सिग्मा लेस देन हुआ तो वो फ्लोट करेगा। कौन? ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा भैया। कहाँ? ओवर द सरफेस, लिक्विड के सरफेस पर फ्लोट करेगा। ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, ध्यान रखिएगा। और थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन क्या है? अगर सिग्मा और रो इक्वल हुए, जैसा कि पानी और बर्फ के साथ होता है। बर्फ ऊपर नहीं तैरती, बर्फ डूबती नहीं, बर्फ पानी के अंदर तैरती है। क्यों? क्योंकि सिग्मा और रो इक्वल होता है। ध्यान रखना, ऐसे केस में क्या होगा? सिंक होगा क्या? नहीं होगा भैया, फ्लोट करेगा। लेकिन कहाँ? इनसाइड द लिक्विड। जी हाँ, इनसाइड द लिक्विड। सबमरीन्स जो होती हैं ना, सबमरीन्स पानी के अंदर भी चली जाती हैं, सरफेस पर भी आ जाती हैं, क्योंकि उनमें वहाँ एक मैकेनिज्म होता है जो इस डेंसिटी वाले पार्ट को बैलेंस करता रहता है। सबमरीन की डेंसिटी जब ज़्यादा हो जाती है तो वो डूब जाती है, अंदर चली जाती है, और जब सबमरीन्स को सरफेस पर लाना होता है तो उसकी डेंसिटी को कम करना होता है। वो उसमें सिस्टम होता है लिक्विड को अंदर लेने का और बाहर लेने का। समझे क्या? बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक मछली, सबमरीन इलेक्ट्रॉनिक मछली, है ना? इलेक्ट्रॉनिक मछली भी नहीं, सॉरी मछली शब्द गलत यूज किया, वेल। इज दैट क्लियर और नॉट? ध्यान रखना। चलिए, तो ये हो गया। एक और कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, ये तो डेंसिटी वाला। एक होता है बाइंड फोर्स। जी हाँ, बायंसी जिसे कहते हैं, बाइंड फोर्स जिसे अपथ्रस्ट भी कहते हैं, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब लिक्विड पर होता है तो लिक्विड जो है हमेशा उस बॉडी के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, जिसे बाइंड फोर्स यानी कि अप यानी कि ऊपर, थ्रस्ट बोले तो परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है। इज दैट क्लियर? तो चलिए, हमारे सामने ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, द वेसल इज नॉट डीप इनफ टू अलाउ द ब्लॉक टू फ्लोट। अच्छा, वेसल डीप नहीं था, गहरा नहीं था, इसलिए वो डूब गया, तो वो फ्लोट नहीं कर पाया। ये तो बात कोई जमी नहीं, कंसेप्ट ही नहीं है ये तो। दूसरा, अरे भैया अगर वेसल की हाइट डेप्थ भी अगर कम हो ना तो बेचारा आधा तैरेगा और आधा बाहर रहेगा, आधा अंदर चला जाएगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। दूसरा, द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द ब्लॉक इज लेस देन वेट ऑफ द ब्लॉक। जी हाँ, द वेट ऑफ वाटर, ये ध्यान रखने वाली बात है। बाइंड फोर्स एक्चुअल में होता किसके इक्वल है, मैं आपको चलो समझा देता हूँ। बाइंड फोर्स होता है, कौन लगाता है? लिक्विड लगाता है। किसके ऊपर लगाता है? ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो इसलिए बाइंड फोर्स की वैल्यू क्या होती है? वेट ऑफ लिक्विड। किसका वेट? लिक्विड का वेट। डिस्प्लेस, जो हटाया है, किसने हटाया है? ऑब्जेक्ट ने। कौन से ऑब्जेक्ट ने? जो ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर है, जो ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर छोड़ा जा रहा है। इज दैट क्लियर? तो उसने जितना वेट है, उसने जितना लिक्विड को डिस्प्लेस किया, उसका जो वेट है दैट इज इक्वल टू बाइंड फोर्स। तो प्लीज ध्यान से सुनिए, अब 2 चीजें हैं यहाँ पे, बॉडी का वेट और बाइंड फोर्स। तो आपको बता देता हूँ, अगर बॉडी का वेट बाइंड फोर्स से ज़्यादा हुआ तो बॉडी डूब जाएगी, अगर इक्वल हुआ तो बॉडी इनसाइड द लिक्विड तैरेगी, और अगर कम हुआ तो बॉडी तैरेगी ऑन द सरफेस। ठीक है? तो डेंसिटी वाला कंसेप्ट भी समझा दिया, वेट वाला कंसेप्ट भी समझा दिया। वीडियो को पॉज करके, बैक करके, रिवर्स करके दोबारा समझ लेना, कोई डाउट हो तो। ठीक है? तो यहाँ इस ऑप्शन में कौन सा है कि लिक्विड यानी कि बाइंड फोर्स जो लिक्विड ने वाटर ने लगाया वो कम था, बॉडी का वेट ज़्यादा था, इसलिए बॉडी अंदर चली गई।
तो सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट है। थर्ड की अगर बात करें, वेट ऑफ ब्लॉक इज लेस देन वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, बिल्कुल नहीं। और फोर्थ, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर देन, ये भी बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये डेंसिटी वाला कंसेप्ट भी मैंने आपको समझा दिया, तभी मैंने आपको डेंसिटी और वेट दोनों कंसेप्ट यहाँ पे समझाए हैं, ध्यान रखिएगा। ओके ओके, सो ऑप्शन सेकंड इज राइट। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जी हाँ, आपके सामने है पहली स्टेटमेंट है, ड्रम वाइब्रेट विद ए लो फ्रीक्वेंसी देयरफॉर इट प्रोड्यूस ए लो पिच साउंड। ड्रम जानते हैं, ड्रम में तो शोर बहुत ज़्यादा होता है ना, धम 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 धम, धमाका करता है, धम 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 डम 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 ऐसे है ना, तो इसीलिए ध्यान से सुनिए, लो फ्रीक्वेंसी। हाँ जी हाँ, लो फ्रीक्वेंसी है भैया, क्योंकि साउंड के अंदर दो चीज़ें हैं, तीखापन और भारीपन, दो चीज़ें ध्यान रखिए। देखो भैया, तीखापन बोले तो चिल्लाना, लड़कियों की आवाज़, फीमेल वॉइस, तीखापन है ना बहुत ज़्यादा होता है, मेल वॉइस भारी होता है। अच्छा, कई बार हम लोग भी अगर चिल्लाने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो पिच है वो उतना नहीं निकल पाता जितना फीमेल वॉइस का होता है। लेकिन ये बात मैं ड्रम की कर रहा हूँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की कर रहा हूँ, तो उनमें भी ऐसा ही है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे तबला, भारीपन, अब उसमें तीखापन तो होता है नहीं भैया, लाउडनेस ज़्यादा होती है। तो लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे। और तीखापन बोले तो श्रिलनेस, श्रिलनेस क्या बोला मैंने, तीखापन, श्रिलनेस। जी हाँ, तीखापन, आवाज़ का तीखापन, ध्यान रखना है, आवाज़ का तीखापन किस पे डिपेंड करेगा, पिच पिच पिच। और भारीपन बोले तो, लाउडनेस बोले तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड के ऊपर, ध्यान रखना भैया। तो पहला, ड्रम वाइब्रेट विद ए लो फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही बात है, तो ये करेक्ट है। दूसरा, विसल हैज ए हाई फ्रीक्वेंसी एंड देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस साउंड ऑफ हायर पिच, ये भी सही बात है। सीटी मारना, विसल है ना, सुबह कुछ टीचर्स तो हैं, हम असेंबली में जाते होंगे, स्कूल में देखते होंगे भैया, स्टेडियम में जाते होंगे, गेम में देखते होंगे, टीवी में देखते होंगे, विसल जो होती है ना। और ट्रैफिक पुलिस वाले भैया विसल बजाते हैं, तो विसल क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करेगा ना, भारीपन थोड़ी ना, तीखापन, दूर तक जाएगी आवाज़। ओके, तो सेकंड ऑप्शन भी सही है। थर्ड, जनरली द वॉइस ऑफ ए मैन इज श्रिलर देन दैट ऑफ ए वुमेन। जी हाँ, आदमी की आवाज़ तीखी होती है क्या, श्रिलर बोले तो तीखापन, अरे नहीं, अभी तो बताया, आवाज़ जो है मैन और फीमेल दोनों की आवाज़ जो है उसमें साउंड क्वालिटी अलग अलग है। तो अगर मेल की वॉइस में अगर लाउडनेस है तो फीमेल की वॉइस में श्रिलनेस है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन गलत है कि वॉइस ऑफ ए मैन जनरली श्रिलर, ऐसा नहीं होता भैया, जनरली फीमेल की वॉइस जो है वो श्रिलर होती है देन ए मैन। ओके, मैन की नहीं होती। ओके, और ऑप्शन 4, ए बर्ड मेक्स ए हाई पिच साउंड वेयर ए लायन मेक्स ए लो पिच रोर। यस, पिच 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 की बात कर रहा है, पिच तो फ्रीक्वेंसी बोलो, तीखापन है ना। तो आवाज़, शेर की आवाज़ तो दहाड़ने की होती है भैया, भारीपन होता है, और बर्ड प्यारा सा साउंड होता है, मीठा सा सुरीली सी आवाज़ है कि नहीं। तो इसलिए चारों ऑप्शन में से थर्ड ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। जी हाँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। देखिएगा, देयर आर 2 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम विच रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अरे वाह, चलिए मैं आपको बता देता हूं, हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें 2 प्लैनेट्स को छोड़ करके बाकी सभी प्लैनेट की जो सेंस ऑफ रोटेशन है, हमारी अर्थ भी उसमें शामिल है, वो वेस्ट टू ईस्ट है। सभी ऑलमोस्ट सेम प्लेन में रोटेट करते हैं, रिवोल्यूट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो अलग होता है वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन 2 का छोड़ के अलग। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन मरकरी और यूरेनस, विनस एंड यूरेनस, मरकरी एंड विनस एंड यूरेनस एंड नेपच्यून। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपका है मरकरी एंड विनस एंड यूरेनस, सॉरी विनस एंड यूरेनस। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, विनस एंड यूरेनस। ये ऐसे 2 प्लैनेट हैं जिनका रोटेशन ईस्ट टू वेस्ट होता है, मतलब बाकी सबसे अलग। हालांकि यूरेनस का जो सेंस ऑफ रोटेशन होता है वो कहते हैं साउथ टू नॉर्थ होता है, क्योंकि उसका एंगल ऑफ टिल्टेशन कुछ 97 डिग्री का करीब होता है। और जो वीनस का है उसका सेंस, जो एंगल ऑफ टिल्ट है, जो टिल्ट एंगल है वो करीब 150 प्लस होता है, 150 डिग्री प्लस होता है। बात समझ में आ गई, 135 टू 150 डिग्री के आसपास होता है। इसीलिए जो उसका सेंस ऑफ रोटेशन है वो इसका बदलने का कारण ये है बाकी प्लेनेट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आएगा, वेनस और यूरेनस, जिनका सेंस ऑफ रोटेशन जो है वो बाकी दोनों से, बाकी सभी प्लेनेट से हट कर है, दैट इज ईस्ट टू वेस्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं अब, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस
डिस्ट्रॉय द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए बार मैग्नेट। जी हाँ, बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है। बार मैग्नेट जानते हैं आप सब लोग, बिल्कुल जानते हैं, ध्यान रखना। बेसिक शेप है रेक्टेंगुलर, और 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में तो क्यूबॉइड की बात करते ही हैं, है क्या नहीं। ये बार मैग्नेट है, तो उसकी प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय होती हैं किसकी वजह से? कटिंग इन 2 पीसेस, 2 पीस में काट दिया। देखो भैया, प्रॉपर्टीज में और फील्ड की स्ट्रेंथ में फ़र्क होता है। जब आपने इसको 2 पीसों में काट दिया ना, तो पता क्या हुआ? 2 पीसों में काटने से साउथ और नॉर्थ बन गया, इसका फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर पड़ गया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में कोई बदलाव नहीं हुआ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन अभी भी नॉर्थ से साउथ ही जाएंगी इक्वली, और साउथ से नॉर्थ जाएंगी। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ अपनी जगह, साउथ अपनी जगह। तो हीटिंग, बीटिंग और सीलिंग। तो हीटिंग की बात करें, गर्म करने से मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कोई फर्क पड़ता है क्या? हीटिंग यानी कि गर्म करने से मैग्नेटिक फील्ड, हाँ बिल्कुल, मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है। गर्म करने से मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड वीक पड़ जाता है। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है बीटिंग, बीट करना यानी कि उसको हिट करना। यस ऑब्वियसली, तभी मैग्नेटिक, अब अगर आप किसी मैग्नेट को हैमर से अगर आप उसको बीट करने लगे, टूट जाएगा वो। समझ में आई बात? उसकी शेप चेंज हो जाएगी, उसके मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, और साथ साथ उसकी जो साइज है वो भी कम पड़ जाएगा, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है वो भी स्वाभाविक है उससे चेंज हो जाती हैं। और लास्ट है सीलिंग। सीलिंग करने का मतलब ये होता है, जैसे आप फ्रिज देखते हैं घर में, रेफ्रिजरेटर में जब आप किसी मैग्नेट को लगा के जब आप बंद करते हैं, देखते हैं आप उसमें मैग्नेट लगा होता है, तो सीलिंग करने से प्रॉपर्टीज़ में कोई कमी नहीं आती, फील्ड स्ट्रेंथ भले ही कम पड़ जाए। इज दैट क्लियर और नॉट? तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है डिस्ट्रॉय करता है? तो वो है बी और सी, हीटिंग और बीटिंग। हीटिंग और बीटिंग करने से जो है मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप सोशल डिस्टेंसिंग। ओके।